जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये इंशाल्लाह सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ जो आपको बार बार समझनी है, वो इन पेपर के अंदर ज़ाहिर बात है ग्रामर का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन आएगा, या अगर कोई इवन वोकैबुलरी का क्वेश्चन भी आता है। व्हाट यू नीड टू डू डू दिस कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए कि यार इस सेंटेंस के अंदर आखिर आखिर ऐसा है क्या, और किस पोर्शन के अंदर जो मिस्टेक होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले बेहतर समझा कि आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूं। ये आपके सामने एक सेंटेंस नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अ गार्डनर। अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता चलना जो है ना वो जरूरी होता है आपको। जैसे कि सेंटेंस ये है कि वी हैव वन अ मैच, और ऑल्दो वाला ये सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा। ऑल्दो वी सफर्ड अ मेजर सेटबैक इन द स्टार्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कहाँ पर कैसे है? ठीक है। तो वी हैव वन अ मैच ऑल्दो वी सफर्ड अ मेजर सेटबैक इन द स्टार्ट। इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इसमें वी क्या है, हैव क्या है, वन क्या है, अ मैच क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना और उसके अंदर जो मिस्टेक होगी वो आसान हो जाता है। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछूं कि बताएं कि ये जो वर्ड है वी हैव वन अ मैच और अ मेमोरेबल नेल बाइटिंग सेंटेंस किस जगह पर फिट होगा? जैसे वी, वेल क्या चीज है इसमें, और ये जो गार्डनर है इसमें वेल वी हैव फाइनली वन अ मैच ऑल्दो वी सफर्ड अ मेजर सेटबैक इन द स्टार्ट। इसमें एक एक वर्ड का एक नाम है और जारी बात उसका नाम के साथ उसका फंक्शन जो है वो यूज होगा, और इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वो क्या बात है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट, तो उसमें जो गार्डनर है वो आपका क्या चीज है? सब्जेक्ट है। वर्ब, वाटर जो है आपका वो वर्ब है, द रियल एक्शन है, टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, और जो द प्लांट है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर बात ये देखें कि ये जो वेल है ये क्या चीज है, वी क्या है, हैव है, इसके बारे में हम फोकस करते हैं। अच्छा जी, अब आप जरा देखिएगा कि आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि अगर मैं से पूछूं कि ये वी है फाइनली वन में वी क्या चीज है और इसका क्या फंक्शन है? सर सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। और इसमें आह का जो वर्ड मैंने यूज किया है इसको मैं किस सेंस में यूज करूंगा? सर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। बिल्कुल ठीक है। वी किस चीज को यूज करेगा? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वन है, अ ग्रेट है। ठीक है। इसी तरह से ये मैच किसको शो करेगा? ऑल्दो किसको शो करेगा? और अगला जो इस वर्ड लिखा हुआ है, ये जो आ साउंड है इंटरजेक्शन है, इसको इंटरजेक्शन भी कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसको। ये जो वन है ये वर्ब है। अगर ये वन वर्ब है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसटिव है या इनट्रांसटिव है, और ये हु और व्हाट का आंसर करता है। इसी तरह से ये जो अ ग्रेट मैच है ये यूज फॉर नाउन, हमेशा एडजेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। और मैच इटसेल्फ नाउन है। अगर ये नाउन है तो आपने ये देखना है कि ये कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है या कॉमन नाउन है। इसके बाद आपने देखना है कि ये जो कंजंक्शन है, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, तो फिर ये अगर कंजंक्शन है तो उसकी टाइप कौन सी है?
और आपको ये फिंगर टिप्स पे आपको आना पता। सबऑर्डिनेट सर। हाँ जी, ये आपको फिंगर टिप्स से पता होना चाहिए कि ये जो ऑल्दो कौन सी कंजंक्शन है, और अगर यहाँ पे फॉर आ जाता या यहाँ पर एंड आ जाता, यहाँ पे नॉर आ जाता, यहाँ बट आ जाता, तो ये कौन सी कंजंक्शन होनी थी? सो आ जाता। The coordinate. कोऑर्डिनेट टेन हाँ जी, बॉयज। और अगर ऑल्दो है या आफ्टर है या बिकॉज है या बिफोर और येट है, तो ये कौन सी होती? तो ये है वो, Subordinate. बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बातें हम कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपको ये पता है और आपको ये पता है कि प्रेपोजिशन है, तो फिर आपको ये देखना है कि प्रेपोजिशन से पहले वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है कि नाउन आ रहा है। तो ये है वो बेसिक चीजें जो मैं आपको बता दूं। ये अगर आपको अच्छी तरह से आती हैं, आपके फिंगर टिप्स पे हैं, आपको इसके बारे में अंदाजा है, तो इसमें जितनी भी मिस्टेक, ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर लिखे हुए हैं, या बेटा जी आह की मिस्टेक होगी, मतलब इस इंटरजेक्शन की मिस्टेक होगी, या यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है या नाउन है, इसकी मिस्टेक होगी, या ये जो हैव लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक होगी, या ये फाइनली एडवर्ब की मिस्टेक होगी, या वन वर्ब की होगी, या अ ग्रेट मैच ये जो है इसकी मिस्टेक होगी, या ये कंजंक्शन की मिस्टेक करेगा, या आगे देखो वी दोबारा सब्जेक्ट आ गया, सफर्ड वर्ब आ गया, अ मेजर सेटबैक, इन्हीं में से कोई एक मिस्टेक होगी। और आपने, जाहिर बात है, अगर आपको इनके बारे में चीजें क्लियर हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। ठीक है, तो इन पे बेटा जी आप लोगों ने फोकस करना है बेटा जी। अब हम मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ये बताऊं, जिस चीज पे अपने काम करना है वो ये है कि ये आपको कैसे पता चलेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान आपको अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। जैसे नाउन क्या किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो जैसे नाउन जो है ये पर्सन प्लेस और थिंग को बताते हैं, जैसे सैम लाहौर डस्टर है। एडजेक्टिव किसको बताता है, ये मॉडिफाई द नाउन को करता है। प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन है। वर्ब शोज एन एक्शन स्टेट को कहता है। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। preposition shows the link between two words और conjunction joins two words, phrase or clauses. Interjection shows sudden feelings. तो ये वाले वर्ड्स की पहचान बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आपको ये नाउन एडजेक्टिव की पहचान आती होगी, उतना अच्छा आप करेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखने में आया कि बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होता कि ये वर्ड नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है। ये वो मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों को, जो है बच्चे फेस भी करते हैं। और बच्चे शर्म से बताते ही नहीं है कि सर क्या कहेंगे कि कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है। तो इस लिहाज से अगर आपको हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन की इन ए सेंटेंस में, कोई सेंटेंस हो और उसके अंदर आपको नाउन पहचानना हो, तो पहचान पाएंगे आप। तो उसके लिए मैं आपको 10 निशानियां बताने लगा हूँ। वो 10 निशानियां अगर आपको आती हैं तो आप जारी बात है उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे ऑल वर्ड स्टार्ट विद, जितने भी जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे ना बच्चों, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आगे निशानी होगी ये वाली। दूसरा, उससे पहले एक आर्टिकल लगा होगा, जैसे ए एन और दा के साथ लगा होगा। तीसरा ये कि डिटर्मिनेंट बना होगा, कोई दिस दैट दीज दोज लगा, उसके बाद नाउन होगा, कोई पक्की बात है ये। और पोजेसिव जैसे माई आवर योर देयर, इसके बाद भी कोई क्या लगा होगा, नाउन आया होगा। और क्वांटिफायर जैसे सम मैनी फ्यू 12, इसके बाद भी देखो कोई ना कोई नाउन होगा। इसके बाद एडजेक्टिव है, जैसे ग्रेट एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन होगा। इसके बाद विद सफिक्सेस, कोई भी आपको ना पता चल रहा हो कि नाउन है, तो आप देखें एन पे खत्म होने वाला, मेंट पे, इस्ट पे, हुड पे, आयन पे खत्म होने वाला वर्ड नाउन होगा, 100% नाउन होगा। इस तरह से ऑलमोस्ट ऑल नाउन्स कैन बी प्लूरलाइज। वो जो वर्ड होते हैं ना, सिर्फ नाउन को प्लूरलाइज किया जा सकता है और किसी दूसरे वर्ड को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती बेटा, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए बेटा, आप लोग जिन जो जो बच्चों ने ये क्लास ज्वाइन किया है, इट मीन्स के दे रियली मीन बिजनेस। और मुझे बड़ी खुशी भी है, अल्लाह ताला आपको आपको कामयाब भी करे और आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझने का की तौफीक भी दे बेटा। अच्छा जी, वीडियो के साथ नीचे सर, ज्वाइन आ जाओ। अच्छा ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, बोलो सर, बेटा। डिटर्मिनर्स के बारे में थोड़ा बता बेटा दें। ये जो डिटर्मिनर है ना, दिस दैट दीज दोस वगैरह, ये डिटर्मिनर्स होते हैं।
हर वो वर्ड जो नाउन को डिफाइन कर रहा होता है उसको बेटा डिटर्मिनर्स बोलते हैं। डिटर्मिनर एक लंबी एक बड़ी मतलब वसी टर्म है। हर नाउन से पहले कोई भी वर्ड जो नाउन को डिफाइन कर रहा होगा ना बेटा उसको डिटर्मिनर बोलेंगे। ठीक है, पोजेसिव मैंने आपको बता दिया। ये 10 टाइप्स हैं बेटा। ये 10, ये को 10 ओनली नाउन्स कैन टेक अ पॉजिट्रॉफ। ये पॉजिट्रॉफ है ना, सैम्स के बाद जो अगला वर्ड है ये अपोजिट्रॉफ के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होगा। तो ये बड़ी 10 निशानियां हैं, 10 साइंस हैं जिससे आप पहचान पाते हो कि यार अच्छा ये वाला वर्ड नाउन है। तो नाउन के बारे में आपको क्या क्या समझना है वो आपने इसको समझ लेना है यहाँ पे, तो फिर सेंटेंस के अंदर आपको मिस्टेक को फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर एडजेक्टिव तलाश करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स के लिए आपने 4 चीजें 5 चीजें ध्यान रखनी है। वो दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होगा। पहली बात तो ये है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ये किसके लिए आते हैं? ये नाउन के लिए आते हैं। तो वर्ड्स आंसर द क्वेश्चन, ये विच का आंसर करते हैं, हाउ का आंसर करते हैं, मच और हाउ मेनी का आंसर करते हैं। ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे होते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन पे होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये बाज को नाउन के फौरन बाद भी आ रहे होते हैं। जैसे ये वाले वर्ड है फाइंड, मेक, कीप, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। जैसे अल्कोहल मेड हिम टायर्ड, ये देखो टायर्ड एडजेक्टिव है। कॉफी कीप्स हिम अवेक, ये एडजेक्टिव है। और ये वाले वर्ड एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीबॉडी, इनके फौरन बाद एडजेक्टिव आता है। जैसे डिड यू डू एनीथिंग एक्साइटिंग, ये देखो एडजेक्टिव आ रहा है। और आई वांट टू गो समवेयर क्वाइट, ये एडजेक्टिव आ रहा है। इज एनीबॉडी फेमस, एडजेक्टिव आ रहा है। और नॉमिनेटिव एडजेक्टिव आपको पता ही है कि वो वाले एडजेक्टिव इनके साथ आर्टिकल दा लगता है तो ये प्लूरल हो जाते हैं। तो ये बेटा ये निशानियां हैं वो कि जिसकी मदद से आप चीजों को पता चल जाएगा यार ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना? तो एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, बोले बेटा। सर ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा सिंपल बात है, वो वाला एडजेक्टिव, एक मिनट। बेटा वो वाला एडजेक्टिव जो ये आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ एडजेक्टिव, अगर नाउन से पहले आ रहा है, जैसे मैं कहता हूँ किंग, तो किंग से पहले अगर मैं एडजेक्टिव लगा दूं, जैसे मैं कहूँ कि नाइस, तो ये नाइस क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है लिहाजा ये एट्रीब्यूटिव होगा। और अगर मैं वर्ब के बाद लगा दूं, जैसे किंग इज नाइस, तो ये जो नाइस वाला है ना एडजेक्टिव, ये वर्ब के बाद आ रहा है, इसको मैं प्रेडिकेटिव कहूंगा। और अगर नाउन के फौरन बाद आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है समवेयर क्वाइट, जैसे ये लिखा हुआ है कि सीट अवेलेबल, तो वो जो अवेलेबल है वो आपका एडजेक्टिव है, नाउन के फौरन बाद आ रहा है। और फिर नॉमिनेट एडजेक्टिव, ये 4 जगहों पे सेंटेंस में आएगा। इसके अलावा बेटा ये और कोई जगह ही कोई नहीं है एडजेक्टिव की। तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे कि अच्छा यार एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। एडजेक्टिव की मिस्टेक ये होती है कि एडजेक्टिव कभी जो है ना प्लूरल नहीं होता, और उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है सेंटेंस के अंदर, आपने उसको फाउंड करना होगा। ठीक है जी? अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सर ये बेटा बोले बेटा। सर ये अवेक एंड टाइड बेसिकली जो शो हो रहे हैं ये तो ऐसे फील हो रहा है कि वर्ब है, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि एडजेक्टिव से कैसे वर्क कर रहे हैं? बेटा दोबारा बोले, वो एडजेक्टिव जो क्या होते हैं? सर ये जो टायर्ड पीछे एग्जांपल में थे 2 वर्ड्स थे, एक तो टायर्ड था और दूसरा मेरे माइंड से निकल गया। बेसिकली ये फील हो रहे हैं कि अवेक था सर सेकंड वर्ड, ये वर्ब फील हो रहे हैं, तो हमें कैसे डिफरेंशिएट होगा कि ये एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं? बेटा देखो, आपको ना एडजेक्टिव खुद सेंटेंस खुद बताता है कि ये मैं एडजेक्टिव हूँ। उसकी वजह ये होती है कि उसका ताल्लुक हमेशा जो है ना नाउन के साथ होगा। मैं आपको एग्जांपल नाइस की देता हूँ। अगर आप कहते हो जी कि अ नाइस टीचर, तो देखो टीचर नाउन है, उससे पहले नाइस आ रहा है। ठीक है, फिर आप कहते हो टीचर वॉज नाइस, तो वॉज के बाद वाला नाइस आ रहा है और नाइस का ताल्लुक टीचर के साथ ही है। तो ये 2 मेजर पोजिशन है जहां पर जो है ना एडजेक्टिव आता है। तो अब मुझे एडजेक्टिव एज ए वर्ब के तौर पर कभी काम नहीं करता। ठीक है, उसका कोई ना कोई लिंक होगा, जगह होगी जहां पे आप उसको बता सकते। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आता है तो हम इस पर मजीद बात कर लेते हैं। फर्स्ट, अच्छा ये प्रोनाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? प्रोनाउन के बारे में देखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे ही थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और ये इंटेंसिफाई भी होते हैं। इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये 9 टाइप्स हैं नाउन की
सॉरी प्रोनाउन की, ये जो बड़ा प्रोनाउन मैं कहूँ ना कि ये वर्ड प्रोनाउन है, इसका मतलब है कि वो हमेशा किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन ही शी इट दे होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अच्छा ये जो दिस दीज है ना, ये नाउन की जगह पर आ रहे होते हैं। और ये विच और हु भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ये। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे है नन, सेवरल। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप पढ़ोगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन हिज और योर होते हैं। रेसिप्रोकल ईच अदर और वन अनदर होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन विच, वेयर, हु, ये आपको पता ही है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ और हिमसेल्फ हैं, ही, हिट, हिमसेल्फ। और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ही हिट द बॉय हिमसेल्फ। ये चीज हमने सारी पढ़ी हुई है, आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जिन बच्चों को ये टर्म्स नहीं पता है या उनको भूल गई हुई है, तो एक हमने अलग से क्लास कल मैं आपको 8 से 9 बजे तक के करीब पढ़ाऊंगा, उन स्पेशल बच्चों के लिए कि जिनको चीजें नहीं आ रही हैं, ताकि वो साथ साथ वो भी आपकी चीजों कवर होती रहे उनकी। ठीक है, तो ये बेटा जी प्रोनाउन के वाले से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ब की पहचान कैसे होगी। आप कैसे पता चलेगा कि यार ये वर्ड वर्ब है। अच्छा बेटा, जिन बच्चों की ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, उसके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये भी आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी इस पे भेज दूंगा, तो वो परेशान ना हो। हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब इन अ सेंटेंस, वर्ब को अपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस के अंदर आपने मिस्टेक निकालनी वर्ब की है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार वर्ब कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देखें, कैन बी चेंज इनटू फोर। दुनिया का हर वर्ड अगर 4 फॉर्म में चेंज हो सकता है तो वो वर्ब होगा, और अगर वो नहीं हो सकता उसका मतलब वर्ब नहीं है वो। ठीक है, समझ गए बात को। यानी जैसे राइट है, रोट, रिटन और राइटिंग है, तो उसका मतलब राइट वर्ब है। और अगर आप कहते हैं जी कि टेबल है, तो टेबल्स, टेबल, टेबलिंग, ठीक है ना, वो तो नहीं होता आमतौर पे। लेकिन ये हम यूज होता है ही टेबल्ड द मीटिंग, नहीं होता ही चेयर्ड द मीटिंग होता है। ठीक है ना, तो वो वर्ब हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कि कोई ऐसा वर्ड बोलूं कि जैसे मैं वो कहता हूँ, जैसे कोई बोल दूं, हाउस बोल दूं, तो हाउस और हाउसिंग, मजे की बात है, ये भी वर्ब के तौर पे यूज हो सकता है। हर वो वर्ड जिसके साथ आप सेकंड, थर्ड फॉर्म या आईएनजी लगा सकते हैं, बेटा वो वर्ब बनता है। लेकिन एक जिसको आप जैसे अगर आपको ऐसा वर्ड बोले बुक है, तो बुक को आप बुकिंग जो है ना, बुक्ड, मजे की बात ये कि जब आप बुक्ड करते हो वो भी वर्ब बन जाता है। कैसी मजे की बात है। तो आपको ये समझना है कि यार ये वर्ब की 4 फॉर्म्स अगर बनती हैं तो वर्ड वर्ब है, अगर नहीं बनती तो बेटा जी वो वर्ब नहीं होगा। क्लियर, ये पहली चीज हो गई है। दूसरा इसमें जो हम पॉइंट लेते हैं वो क्या है, वो ये है कि इट टेल्स। एक्चुअली सर, जी बेटा बोलो, बोले बेटा। सर ये सर एग्जाम्पल इनके दे दें, ये जो आपने बताए हैं, बुक, बुक्ड और हाउस, हाउसिंग वाले ये मजे, वर्ड्स, वर्ब। बेटा देखे ना, अब हाउस की वाली बात है ना, तो हाउसिंग स्कीम, और ही हाउस्ड इन दिस एरिया, तो वो वर्ब बन रहा है बेटा हाउस। ठीक है ना, और ही लिव्स इन अ हाउस, ए हाउस आर्टिकल लग गया, नाउन बन गया। तो ये बड़ी मजे वाली चीज है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम वर्ब नहीं बना सकते, बस सवाल ही पैदा नहीं होता, वो नहीं बन सकते। ठीक है जी। इस तरह से इट टेल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर वो जो वर्ब दूसरा होता है कि वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताया। जैसे राइट्स प्रेजेंट है, रोज पास्ट और विल राइट फ्यूचर है, इन चीजों के बारे में पता चल रहा होता है। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाए आप जनाबे वाला, इसके बाद तीसरा पॉइंट पे आ जाए आप। It is the main part of the sentence and without verb no sentence or clause can be formed. A man in the field, अब a man in the field क्लॉज है ही नहीं, सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर वर्ब ही नहीं है। तो ये है रोल वर्ब का, जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं कहता हूं जिस बच्चे को वो सेंटेंस के अंदर वर्ब का पता चल जाए और उसको ये पता चल रहा है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो उसको तो मिस्टेक निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास बात बनती है हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब्स। एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करना है। एडवर्ब को मॉडिफाई करना सबसे आसान होता है। उसकी वजह ये है कि सर एडवर्ब, जी बेटा बोलो। सर ये स्टेटिव वर्ब्स और जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं इनको भी आप स्पेसिफाई कर दें कि हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वर्ब स्टेटिव है, स्टैटिक है या कौन सा डायनामिक है, क्योंकि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस होती हैं और फिर पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह हमने करनी, क्योंकि स्टैटिव वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी ना, लेकिन कैसे पता, जैसे लव है, हेट है, तो ये हाँ, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें।
कुछ बेटा जी वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ना, जो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं, जो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं वो स्टेट वर्ब बता रहे होते हैं। कुछ वर्ब मीनिंग के लिहाज से स्टेट वर्ब बना रहे होते हैं। जैसे जो, अच्छा मजे की बात यह है कि वो जो हर वर्ब है ना, उस वर्ब को हम जब कहते हैं कि यार ये वर्ब स्टेट वर्ब है, तो वो मीनिंग के लिहाज से आ रहा था। लेकिन जैसे मैं आपको अपीयर की बात बताऊं, ही अपीयर्स गुड टू मी, मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा, लेकिन यह है कि ही अपीयर सडनली इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने अचानक से आ गया। समझ गए ना बात को? तो आपने उसके मीनिंग को जरूर जस्टिफाई करना है कि ये मीनिंग क्या दे रहा है। और जब हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग की बात, तो हमें दो तरह की बात बनती है, एक्शन है या स्टेट बता रहा है। अच्छा हम ये कहते हैं जी कि ही स्लीप्स, तो स्लीप तो एक किस्म की स्टेट है उसकी, लेकिन ही स्लीप्स कंफर्टेबली बोलते हैं, ही स्लीप्स कंफर्टेबल नहीं बोलते हैं। तो आपको ये जरूर एक दफा ये प्रैक्टिस जरूर भी करनी है, और आपने कॉन्शियसली देखना भी है। तो जारी बात है, ग्रामर की बुक्स आपको बताएंगी, आपका अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि ये मैंने डायनामिक वर्ब लेना है या इसको मैंने स्टेट वर्ब के तौर पर लेना है। तो आपको इसके लिए गाइडलाइन के तौर पे याद कर लें, सी, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, अपीयर, सीम, ये तो 100% स्टेट वर्ब है। इनके बाद एडजेक्टिव आना है। लेकिन वो वाले वर्ब जो स्टेट वर्ब भी होते हैं और एक्शन वर्ब भी होते हैं, वो जारी बात है बेटा, प्रैक्टिस से आएगी, या आप किसी वर्ड एक रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। बस आप जब ना, जब आप अंग्रेजी जहाँ लिखी हुई पढ़ते हैं उसमें देखा करें यार ये स्टेट वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ये एक्शन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है? अच्छा जी, स्टेट वर्ब बेटा जी स्टेट बताता है, और डायनामिक वर्ब एक्शन बता रहा हूँ। जैसे आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, ये एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगा रहे होते हैं। डन बेटा बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब की बात है बेटा, ये एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। सर जी बेटा बोले। ये सर ये पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में भी बता। बेटा कॉस्ट, वो मैंने अभी वर्ब के ऊपर आऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी हम जनरल एक पार्ट्स भी एग्जाम कर रहे हैं, वो मैं आ रहा हूँ, पॉजिटिव वर्ब के ऊपर भी आना भी। अभी हम जनरल बातें करेंगे। इसके बाद बेटा ये कि ये मैनर को जैसे क्लियरली है उसको डिफाइन करता है, फिर ये प्लेस को बताता है, टाइम बताता है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है, और ये डिग्री को भी बता रहा था। ये बेटा एडवर्ब की बहुत सी और भी एग्जांपल है, लेकिन आपने इन द बिगिनिंग देखना है कि ये एडवर्ब होता है जो वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। तो ये मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी और डिग्री को शो कर रहा होता है। इतना ही काफी है आपको इस चीजों को अंडरस्टैंड करने के। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जिसको आपने देखना है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, अबाउट, अबव, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, डाउन, इनसाइड वगैरह वगैरह, ये सारे प्रेपोजिशन है। टू डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन है इसकी, हमेशा याद कर रखना है आपने। इसकी दो तरह से पहचान होती है। एक तो ये कि ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, हमेशा नाउन्स के बाद आते हैं। ही रिस्पोंडेड इन टाइम, देखो ये टाइम नाउन है इन प्रेपोजिशन। वी वॉक्ड अराउंड एंड शॉप्ड, लेकिन यहाँ पे लिखे वी वॉक्ड अराउंड तो लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, लेकिन आगे कोई नाउन नहीं है, लिहाजा ये अराउंड प्रेपोजिशन नहीं हुआ, ये एडवर्ब हुआ। इसको पहचानना भी जरूरी है, अक्सर पेपर में ये आ सकता है क्वेश्चन के, बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। तो इट ऑलवेज मेक्स अ लिंक विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, मोस्टली विद नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। वी वॉक्ड अराउंड द मॉल एंड शॉप। अब ये देखें अराउंड के बाद क्या आ रहा है, द मॉल आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये अब आपका प्रेपोजिशन बन जाएगा। ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता, बट जारी बात है आप कॉन्शियसली देखते हो तो चीजों को अंडरस्टैंड होती है। अच्छा जी, ये बेटा हमने सारी चीजें डिटेल के साथ पढ़नी है, बल्कि मतलब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आना चाहिए कैसे यूज होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, ये सेंटेंस में, ये तो हमने कर लिया। जब देखें वी वॉक्ड अराउंड एंड शॉप, ये एडवर्ब है, और वी वॉक्ड अराउंड द मॉल एंड शॉप, ये एंड शॉप प्रेपोजिशन। क्यों बोला? क्योंकि अराउंड के बाद क्या आ रहा है, द मॉल, नाउन आ रहा है। वी वेंट बिलो, अब देखो बिलो आपको लग रहा है प्रेपोजिशन, लेकिन कोई नाउन नहीं है, लिहाजा ये एडवर्ब है। बिलो अस ले द वैली, अब ये जो बिलो के बाद फौरी तौर पे क्या आ रहा है, अस, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, लिहाजा ये प्रेपोजिशन। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ये सबसे आसान है, क्योंकि यार ये कंजंक्शन आपको फैन बॉयज वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बताया हुआ है आपको। और एबल इज जस्ट नाउ वाला कौन सा है, ये वही है, वाइट, ए वाइट बस वाला, ए वाइट बस। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो एबल इज जस्ट नाउ वाले भी हैं। इसमें सारे जो है ना वो कंजंक्शन आ जाते हैं, इसका रूल भी हम पढ़ेंगे अलग से।
इंटरजेक्शन कैसे करना? इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग, जैसे वाओ है, व्हाट अ वेदर है, अलास है, और आउच है, और हु माय बैक ए वाओ, हाउ माय बैक एकस एक्स, और वेल 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 यू आर लर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक होगा जी बच्चों। अब देखो, वन वर्ड यूज इन डिफरेंट पोजिशंस, ये मजेदार चीज है। इसका देखिए बेटा, ये जो नीड है ना, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस लिहाज से कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो नीड है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि नीड वर्ब के तौर पर आ रहा है, कि ये नाउन के तौर पर आ रहा है, या क्या बन बन के आ रहा है? जैसे आई नीड यू, ये वर्ब है, और ही वॉज माई नीड वंस। अब यहाँ बताएंगे अब ये कि नीड यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है? यहाँ पे नाउन यूज हो रहा है। नाउन के तौर पे कैसे पता चला आपको? क्योंकि उससे पहले देखें माय लगा हुआ है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, लें जी। इसके बाद अब आ रहा है ऑयल के बारे में अगर बात करूं, तो दिस इज एन ऑयल पेंटिंग। अब आप बताएं यहाँ पे ऑयल किस सेंस में यूज हो रहा है? नाउन। ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पेंटिंग नाउन है, एडजेक्टिव जो है ना वो बन जाएगा आप। इस तरह से ही वांटेड सम ऑयल, अब यहाँ पे ऑयल कैसे यूज हो रहा है? नाउन। नाउन नाउन के तौर सर। पे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ही ऑयल्ड हिज गन, रिमूव द रस्ट। सर अब वर्ब। अब यहाँ वर्ब। यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है? वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। ये है वो असल चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो आपको अच्छी तरह से चीजों को क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? इसी तरह से ये आफ्टर देखो कैसे कैसे यूज हो रहा है। सून आफ्टर, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही रिटर्न्ड आफ्टर ए मंथ, प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर आई, ये एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। यू लुक एट दिस द थिंग कि हाउ वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड। ये है वो असल चीजें जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, यार ये आफ्टर यहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है, और यही वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना के वो गड़बड़ करती हैं। वेल को देख लें बेटा जी, वेल कैसे यूज हो रहा है? ग्रैनी कैन सी वेरी वेल, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। विदाउट हर ग्लासेस, आफ्टर वीक ऑफ सिकनेस, शी इज वेल नाउ, शी इज वेल नाउ, शी इज वेल, वेल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और शी ड्रू सम वाटर फ्रॉम वेल, वेल कुएं के तौर पे, नाउन के तौर पे। नाउन। और ही वांटेड टू ड्रॉ सम होप फ्रॉम द वेल ऑफ बिलीव एंड ट्रस्ट। ये लुक एट दिस कि कैसे ये लफ्ज यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह से वन वर्ड ये ईदर का देख लें, सिंस का देख लें, और काम और रॉन्ग के देख लें सेंटेंसेस। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। रॉन्ग के बारे में देखें, दैट इज द रॉन्ग आंसर, एडजेक्टिव। अनजस्ट इन और इमॉर्टल, दे वर रॉन्ग, एडजेक्टिव। यहाँ पे, यहाँ भी दे वर रॉन्ग टू टेक द, यहाँ भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और पीपल हैव रॉन्ग, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेट रॉन्ग, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ये बता सके कि भाई ये जो चीजें है ना, इस ये वर्ड ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, जब तक आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा। स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो आपको समझना है, इसको छोड़ दें। स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, और आपको सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि यार सब्जेक्ट की जगह पे या तो वर्ड नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब की जगह पर एक्शन वर्ब होना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके मुताबिक आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे बिल्ट होता है वैसे पता होना चाहिए आपको। ठीक होगी बात जी? अब मुझे हाउ इज आफ्टर यूज एज द कंजंक्शन, बिल्कुल क्यों नहीं यूज होता आफ्टर, कंजंक्शन है कि नहीं? आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, बिल्कुल कंजंक्शन है, ये वो उसमें आता है ए वाइड बस के अंदर। अच्छा, ये बेटा मैंने आपको आज के लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन दिया। ये कैसा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको? जस्ट अ सेकंड के मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कैसा इंट्रोडक्शन दिया। एक मिनट है जरा।
मैंने बेटा आपको जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने आपको जल्दी से ये बताई बातें कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का नाउन कैसे डिफाइन करते हैं और नाउन को कैसे आपने फाइंड आउट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होता है। फिर हमने बताया एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर हमने बात की प्रेपोजिशन की बात की, प्रेपोजिशन की। फिर हमने कंजंक्शन की बात की, कंजंक्शन। ठीक है, ये तकरीबन हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया हमने। ठीक है जी। और जब हमने डिस्कस किया तो मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई कि ये सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हमने डेली बेसिस पे शुरू करेंगे और हमने वो क्लास के अंदर वो पढ़ा भी तो था कि यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे हम। बेटा अपने मार्क ये बंद करें माइक वगैरह। अच्छा जी, हम बेटा जी ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। हम यूनिट वाइज को लेके चलेंगे। यूनिट वाइज से मुराद ये है कि जो हमने पहला यूनिट पढ़ा था, हमने यूनिट 1 के अंदर जो है ना वो वर्ब पढ़े थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने वर्ब की मेन मेन चीजें क्या पढ़ी थी, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, और वो पेपर में पॉसिबल क्वेश्चन किस अंदाज से आ सकते हैं। बस मेरा बेटा हमने सिर्फ इस वर्ब के ऊपर बात करनी है और कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट अगला हमारा अगला दिन होगा, अगला जो दिन होगा उसके अंदर हम जो है ना वो एग्रीमेंट मिस्टेक के बारे में बात करेंगे कि हमने एग्रीमेंट मिस्टेक के अंदर क्या क्या चीजें की। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है ना 10 टॉपिक हैं। इसमें वोकेबलरी को भी एक दिन देंगे हम, और सेंटेंस कंप्लीशन और वोकेबलरी को भी देंगे, और इस तरह से हमारी बातें जो है ना वो हम क्लियर करेंगे। अब हमारे पास 4-5 मिनट है बेटा, कोई क्वेश्चन करना है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर टोटल अस्सलाम 10 लेक्चर होंगे आपके? जी टोटल 10 लेक्चर होना है बेटा। 10 लेक्चर के अंदर हम डेली बेसिस पे एक यूनिट को पकड़ के इंशाल्लाह उसको कवर अप कर दें। ठीक सर है आफ्टर वाला सर क्लास की ड्यूरेशन यही रहेगी कि बढ़ाएंगे? बेटा, नहीं बस ये अच्छा ये तो 40 मिनट का जनरल हमारा लेक्चर हो जाएगा ना। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे कि यार सर हमें ये बता दें, तो हमें एक अलग क्लास भी होगी हमारी। वो मैं ना 8 से लेकर 9 बजे तक हम क्लास करेंगे, 8 से लेकर 9 PM पे होगी। सर और आफ्टर वाला स्टेप बता दें। हाँ जी, क्या बता दूं बेटा? आफ्टर वाला आफ्टर वाला बेटा आपको मैं बता दूं। हमें कहते हैं नहीं कि आफ्टर द क्लास आई विल टीच यू, आफ्टर द क्लास आई विल आंसर यू। तो आई विल आंसर यू व्हेन आफ्टर द क्लास। तो आफ्टर एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और सॉरी सर, जी बेटा बोलो। सर वो वेल का बताइएगा जो आपने पहले बताया था। वर्ब का कौन सा बेटा? वेल आपने कहा था ना, वो वेल जो आप बता रहे थे एज अ वर्ब और नाउन और वेल का एडवर्ब। वेल का वेल का वेल का ये देखो, ये वेल जो है ना, वेल एक इंटरजेक्शन भी है। वेल आई एम हैप्पी विद यू। ठीक है ना। और ही वॉज वेल, ही वॉज वेल। वॉज के बाद आने वाला वर्ड मोस्टली एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। ही डिड द थिंग वेरी वेल, तो वहां पे एज एडवर्ब के तौर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट अंदाज से बड़ा यूज हो सकता है। सर एक्सक्यूज मी आफ्टर वाला सर। सर जी बेटा आफ्टर बोलो। वाला concept। हाँ, आफ्टर वाला देखो सर ना। वो देखो देखो, आफ्टर जना आफ्टर कंजंक्शन भी है, और ही केम आफ्टर ये एज एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और ये एज ए मेरा ख्याल है कि आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड, ये एज ए एडवर्ब के तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। सर 8 से 9 और फिर 10 से 10:40 तक होगी रोजाना? नहीं नहीं बेटा, वो 8 से 9 उन बच्चों के लिए क्लास होगी जो स्पेशल क्लास लेना चाहेंगे, जिनके क्वेश्चन जो है ना वो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए बेटा ये 8 से 9 क्लास होनी है। बाकी ये जनरल क्लास जो है ना वो 10 बजे चलती रहेगी, ओवरऑल जनरल क्लास चलेगी ये। ठीक है जी। सर उसका लिंक भी भेज दीजिएगा। बेटा ये सेम लिंक होगा, सेम लिंक होगा। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, जी जी विच बोले इज बोले। द नेक्स्ट विच इज द नेक्स्ट अप हम्म ट्रेन नाउ, विच इज हम्म। द नेक्स्ट अप ट्रेन नाउ। तो अब उसने पूछा था अब क्या है पार्ट्स ऑफ हाँ तो देख स्पीच लो, के लिहाज ट्रेन से। देखो, ट्रेन बड़ा नाउन है और आप एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा कंफर्म वाली बात। वो एडजेक्टिव है। और हम्म। ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक, ड्रॉ का तो वर्ब हो गया, और बैक। बैक यहाँ पे एडवर्ब हो गया बेटा, बैक, ड्रॉ बैक एडवर्ब हो गया। या इसको आप प्रेपोजिशन फ्रेज कह सकते हैं, या ये एडवर्ब होगा। ड्रॉ बैक बेटा, बैक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ओके। डन हो गए हमारे बच्चों। चलें जी। आई होप सो कि ये जो सेशन आपको मतलब वैल्यूएबल होगा और आपकी बहुत चीजें हमने सीखी भी हैं। अब इंशाल्लाह कल हमारा जो सेशन जी सर बेटा। आफ्टर ऑल का बता रहे थे सर, वो बता दें।
बेटा देखो आफ्टर को जब मैं कहता हूँ ना आफ्टर, और आगे देखो मैंने लफ्ज यहाँ पे ऑल लगा दिया। एक तो बात ये है कि आफ्टर ऑल एक फ्रेज है, लेकिन ये है कि ये ऑल एज ए नाउन के तौर पर होगा, आफ्टर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है आफ्टर ऑल। और ऑल जो है ना वो आपका डिटर्मिनर भी है। तो आफ्टर ऑल अगर मैं एक ही वर्ड लेता हूँ, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, सिंपल एक फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको आफ्टर ऑल वाली वो भी आफ्टर की जो देख लें कैसे यूज हुआ है आफ्टर के साथ। आ जाओ भाई आफ्टर के साथ। ये देखें आफ्टर के साथ, माई मदर अराइव सून आफ्टर, ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर, सून आफ्टर। माई मदर अराइव सून आफ्टर, ये एडवर्ब है यहाँ पे। और ही रिटर्न्ड आफ्टर ए मंथ, वो कब वापस आया, यहाँ पर आफ्टर एज ए